नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। बार्टर के माध्यम से या वस्तु विनिमय के अंतर्गत सामानों को, सेवाओं को एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज करने में समस्याएं क्या क्या आती थी वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कमी, ऐसे लोगों की कमी, या यूँ कहें तो ऐसे शख्स को ढूंढना जिसे उस व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट को खरीदना हो और हम उसके प्रोडक्ट को खरीदें। लिखा है बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स। यदि बायर और सेलर एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने को रेडी हैं तभी ये बार्टर सिस्टम यहाँ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे शख्स को ढूंढना जिसे हमारे गुड्स की आवश्यकता हो और हमें उसके गुड्स की आवश्यकता हो, ऐसे शख्स को ढूंढना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, इसलिए ये लिमिटेशन बन गया आज की डेट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी। ए चाहता है कि बी से अपना गुड्स एक्सचेंज करे, केवल तब ए हैज़ व्हाट बी वांट एंड बी हैज़ व्हाट अ वांट। मतलब ए बी को तभी सामान बेच सकता है जब ए बी से जो चाहता है और बी के पास वो होना जो ए चाहता है और ए के पास वह होना जो बी चाहता है। मतलब अगर दोनों की वांट्स एक दूसरे के गुड्स पर अगर निर्भर है तो ही ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि सच डबल कोइंसिडेंस इज़ वेरी रेयर। ये माहौल बहुत कम ही देखने को मिलता है आज के ज़माने में। तो ये लिमिटेशन हम आज के समय के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। इन वैल्यू को मेज़र करने की कमी, उसमें आने वाली कमियाँ। फॉर एग्जांपल, इन बार्टर सिस्टम में ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। हर एक सामान की वैल्यू, उसकी कीमत एक बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। और देयर इज़ नो कॉमन मेजर, और उनका एक खास तरह का यूनिट भी नहीं होता उनके सामान और सेवाओं का। इन विच, जिसके अंतर्गत एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत हम दोनों का रेशियो, दोनों को हम ये कह सकें कि दोनों के बीच एक्सचेंज किया हुआ वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, इफ़ ए हैज़ वीट एंड बी हैज़ राइस, अगर हम बात करें ए के पास गेहूँ है और बी के पास चावल है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी अमाउंट में, मतलब कि कितना गेहूँ बी को दिया जाए और बी के द्वारा ए को कितना चावल दिया जाए, ताकि वो दोनों एक दूसरे पे सहमत हो पाएंगे। इन एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर, एक खास मेजरमेंट नहीं है, द एक्सचेंज रेशियो इज़ फिक्स्ड रैंडमली, और यहाँ पे ऐसा अनुमान के आधार पे एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज किया जा सकता है, इसलिए एक्यूरेट मेजर्स करने का तरीका नहीं है, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। इन विच, जिसके अंतर्गत वन ऑफ पार्टी जनरली सफ़र्स, जिसके अंतर्गत क्या होगा, किसी एक को ऐसा लगेगा कि मैंने उसे चावल के बदले ज़्यादा गेहूँ दे दिया, या वो ऐसा सोचेगा कि गेहूँ के बदले मुझे बहुत कम चावल मिला है। तो सेम यूनिट ना होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि एक दूसरे के गुड्स को एक्सचेंज करना आपस में। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? अंडर बार्टर सिस्टम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विथ ईज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। कुछ खास कारणें हैं, कुछ ऐसे रीजन्स है, कारण हैं जिसकी वजह से डेफर्ड पेमेंट नहीं होता। मतलब कि अगर कुछ ऐसा बोलें कि कोई किसी पर्सन से हम एज अ सामान लें और बोलें कि हम तुमको किसी खास समय के बाद तुमको उतने वैल्यू का दूसरा सामान हम लौटा देंगे, ये कहना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। मतलब अगर मैंने बी से, सपोज मान लीजिए मैं ए हूँ और सामने वाला बी है, तो अगर मैं बी से कुछ उधार लेता हूँ सामान, सपोज मान लो कि मैं एज अ चावल ही लेता हूँ और उसे ये वादा करता हूँ कि अगले महीने तुम्हें मैं गेहूँ दूंगा, तो अगले महीने क्या सिचुएशन होगा, क्या मेरा गेहूँ उतना होगा या नहीं होगा, क्या उसकी क्वालिटी वैसी बनेगी या नहीं बनेगी, ये क्लियर नहीं कह सकते हम आज के डेट में। इसलिए यहाँ पे फर्दर पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाता किसी कारणवश। सेकेंड दिया है देयर
मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। आगे चल के ये हो सकता है कि अगर वहाँ पे गेहूँ और चावल की अगर वैल्यू में कमी ज़्यादा अगर हो गई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या मार्केट के आधार पे, तो वहाँ पे सिचुएशन होगा कि नहीं आज के डेट में हमारा चावल की वैल्यू ज़्यादा है या ये कम है, तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि नहीं अब आप हमको इतना दो। फॉर एग्जांपल के लिए रूप में अगर आप समझाते हैं, सपोज मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक 1 बैग अगर राइस दे रहे हैं, उसके बदले 2 बैग वीट अगर हम एक्सचेंज करें इस तरह से, तो आने वाले समय में अगर ऐसा बोले कि नहीं, वीट वाला बोले कि नहीं हमको अभी 2 बैग ही राइस चाहिए, तो वहाँ पे काम गड़बड़ा सकता है। तो वही बोला यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस फ्यूचर में होते हैं पेमेंट को लेकर, कि नहीं हमने आपको इतना दिया तो आप भी हमको इतना दो। फिर लिखा है इसमें थर्ड पॉइंट, द कमोडिटी टू बी रीपेड में लॉस और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। वही बात कहा मैंने जो सेकंड में बताया आपको, कि हो सकता है कि जिस समय में उसको रीपेमेंट करना हो उस समय उसको उस गेहूं की आवश्यकता ही ना पड़े। सपोज मान लो कि राइस और वीट की बात हम अगर कर रहे हैं, तो राइस वीट जिसके पास है उसने राइस ले लिया, बट जिसके पास राइस है उसको वीट चाहिए ही नहीं, आने वाले समय में उसको भी राइस चाहिए। तो इस तरह की समस्याएं भी होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है बार्टर सिस्टम के अंदर। और फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम जो वैल्यू है या जो गुड्स है उसको हम स्टोर करने में समस्या आती है। अंडर बार्टर सिस्टम के अंतर्गत इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। लोगों के पास ये समस्या आता है कि भी भविष्य के लिए हम वस्तुओं को संभाल के रखें। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स, कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे वीट, राइस, वेजिटेबल, जिनको हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाएंगे, उनका क्वालिटी डिटोरेट हो जाएगा समय के हिसाब से, मतलब समय के बीतने के साथ साथ वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। स्टोर ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट्स, और सामान को रखने में समय और जगह की आवश्यकता होती है, मेहनत लगता है, जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा पड़ता है। एज अ रिजल्ट इन सभी 4 पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर एंड अर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इस तरह हम कह सकते हैं कि सामान को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, लंबे समय तक उसे बेनिफिट लेने के लिए, रुपए कमाने के लिए। विद सो मेनी डिफिकल्ट, इन सभी समस्याओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि बार्टर एक्सचेंज जो है कुडंट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसका नतीजा ये होता है कि इट वाज रिप्लेस्ड। यही कारण है कि जिसकी वजह से ये मॉनेटरी एक्सचेंज से रिप्लेस हो गया। मतलब बार्टर सिस्टम जो है वो, या बार्टर एक्सचेंज जो है वो मॉनेटरी, मतलब मनी से एक्सचेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मनी में ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसके पास जो है हमने मनी एक कॉमन माध्यम बना दिया जिससे किसी भी व्यक्ति को हम कोई भी अमाउंट दे करके उससे उसका गुड्स ले सकते हैं। तो वही लिखा है मॉनेटरी एक्सचेंज में, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ हेल्प ऑफ मनी। हम मनी के सहारे कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी। लिखा है टॉपिक, मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी एक ऐसा माध्यम है जिसको किसी भी शख्स के द्वारा, किसी भी इंसान के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब कि उसे ग्रहण किया जाता है, उसे लिया जाता है किसी भी सामान को एक्सचेंज करने के लिए, या उसको किसी भी कीमत के आधार पे उसको हम आसानी से लंबे समय तक मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर उसको फ्यूचर पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे 2 पॉइंट निकल के आता है। द टर्म मनी, जो मनी शब्द है, इज यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स। इन सभी मनी जो है, मनी के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि सिक्के आ गए, करेंसी नोट हो गया, चेक हो गया इत्यादि। ये सारी चीज़ें मनी के ही सब फर्दर पार्ट्स हैं। विच आर यूज, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिनको हम व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए, लेन देन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिक्कों को, करेंसी नोट को या चेक को, ताकि हम बिजनेस के सभी समस्याओं को, सभी सेटलमेंट को पूरा कर सकें, सभी कार्यों को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में देखा है, इट मस्ट बी नोटेड, ये ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि भाई मनी कैन बी एनी कमोडिटी, मनी किसी भी कमोडिटी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। लिखा है मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट, किसी भी
तरीके से किसी भी गुड्स को अगर आप चूज़ करते हैं, उस चूज़ किए हुए गुड्स के बदले आप कोई भी अमाउंट जो उसका है वो दे करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, तो मनी एक ऐसा माध्यम बन चुका है, ऐसा कह सकते हैं आप कि मनी इज़ अ मीडियम बाई विच वी कैन परचेज और सेल एनी थिंग्स, आइदर बी गुड्स और सर्विसेज। सो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें देखा कि पहले ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हो गई आज के समय में, और मनी के डेफिनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको या नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि मनी सप्लाई क्या होता है। तब तक के लिए आपने इन दोनों वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है। इनका हमने आपको पिक्चर्स भी क्लिक किया है ताकि आपको वहाँ से रीडिंग करने में भी आसानी होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट में। थैंक यू।